हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन गुरु। मेरा नाम वरिंदर है और आज हम दोबारा से यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोबारा से कहने का तात्पर्य यह है कि एक पार्ट इसका पहले आ चुका है जिसमें हमने यूनिट 1 to 5 डिस्कस कर लिए थे। हमारे इस सिलेबस में मतलब पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में टोटल 10 यूनिट है, जिनमें से 5 यूनिट हम कल डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट 5 यूनिट्स को आज डिस्कस करेंगे। तो जो पहला यूनिट हमने कल डिस्कस किया था वो था पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें हम कंसेप्ट और पॉलिटिकल ट्रेडिशन ये दो चीज़ों पे फोकस करते हैं। कंसेप्ट में हम लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस जैसे कंसेप्ट पढ़ते हैं और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस में हम लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म जैसे आइडियोलॉजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। यूनिट 2 पॉलिटिकल थॉट है, जहाँ पर हम बहुत सारे थिंकर्स, फिलोसफर के बारे में पढ़ते हैं, उनके बताए हुए कंसेप्ट, फिलोसफी, उनके द्वारा लिखी गई बुकें और उन बुकों का जो टाइम पीरियड्स है, मतलब जो किताबें लिखी है, उन्होंने बुक्स लिखी है और उन बुक्स का जो टाइम पीरियड है जब वो पब्लिश हुई थी वो याद करते हैं। उनके कंसेप्ट पे मेनली फोकस होता है हमारा। इस यूनिट में हम जो थिंकर्स पढ़ते हैं वो है कन्फ्यूशियस, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब, लॉक, रूसो, हेगल, मैरी वॉल्सनक्राफ्ट, हाना आरेंट, जॉन रॉल्स जैसे थिंकर है जो हम इस यूनिट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इस यूनिट में हम धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जिसे कौटिल्य जी ने लिखा है, अगरसूता, बरनी, कबीर जैसे इम्पोर्टेंट थिंकर्स और टॉपिक्स, और साथ ही साथ पंडिता रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहनदास करमचंद गांधी, सर अरविंदो घोष, पेरियार, मोहम्मद इकबाल, एम.एन. रॉय, वी.डी. सावरकर, बी.आर. अम्बेडकर, नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण एवं दीनदयाल उपाध्याय, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। इनके द्वारा बताई गई फिलोसफी के बारे में पढ़ते हैं और साथ ही साथ यह भी जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका क्या योगदान था, कौन कौन से मूवमेंट इन्होंने चलाए थे एवं क्या क्या इनकी पब्लिकेशंस थी, और साथ ही साथ इनके द्वारा क्या कंसेप्ट दिए गए हैं उनके ऊपर भी हमारा ध्यान रहता है। ठीक है जी, उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो हमने देखा था वो था कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। जो नेक्स्ट यूनिट हमने समझा था वो है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। यहाँ पे हमने अप्रोचेस पे फोकस किए थे, साथ ही साथ कॉलोनाइजेशन एंड डीकॉलोनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, नेशनलिज्म के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था, स्टेट थ्योरी, पॉलिटिकल रिजीम, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डेमोक्रेटाइजेशन, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ पावर और एक्टर एंड प्रोसेसेस के बारे में हमने यहाँ पे समझा था। और जो अंतिम यूनिट हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो था इंटरनेशनल रिलेशंस यूनिट 5। यहाँ पे हमने बहुत सारे अप्रोचेस पे फोकस किया था जिनके बारे में हमने पढ़ना है, जैसे कि आइडियलिज्म, रियलिज्म, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, न्यू लिबरलिज्म, न्यू रियलिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी, फेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। कंसेप्ट्स पढ़ते हैं यहाँ पर हम स्टेट्स के बारे में, नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में, कन्फ्लिक्ट एंड पीस पे फोकस रहता है जहाँ पे हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं। यूएन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था और अब फिर बता रहा हूँ, यूएन के बारे में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, एम एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ आईआर, जहाँ ग्लोबलाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ब्रेटन वुड सिस्टम, जहाँ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, नॉर्थ साउथ डायलॉग, डब्ल्यूटीओ, G20 और ब्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में हम आसियान, एससीओ, अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ते हैं। एवं कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, जो समकालीन चुनौतियां हैं उनमें हम क्या बोलते हैं, आतंकवाद, क्लाइमेट चेंजेस, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो आज जो हम नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं अपने सिलेबस का वो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, या फिर कहे इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इस यूनिट की बात करें तो एग्ज़ाम में इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन करंट से आ जाते हैं, मतलब जो करंट अफेयर में जो घटनाएं हो रही है उस पर फोकस कर लिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ जो है बेस वो भी पढ़ना पड़ता है। इसमें हम पढ़ते हैं पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है जी, जहाँ पर हम पढ़ते हैं इंडियाज़ आइडेंटिटी एज पोस्ट कॉलोनियल, मतलब आज़ादी से पूर्व की स्थिति, डेवलपमेंट एंड राइजिंग पावर एज अ इमर्जिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी। इंडिया का
जो अतीत है वो और अब किस तरह से वो राइज कर रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। कंटिन्यूटी एंड चेंज इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जहाँ पर हम पंचशील के बारे में पढ़ते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है जी। और साथ ही साथ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी या फिर कहें न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में हम समझते हैं कि इंडिया कब एज एन न्यूक्लियर नेशन बना और जो ऑपरेशंस किए गए थे उसको क्या क्या नाम दिया गया वो समझते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं इंडिया रिलेशन विद मेजर पावर, ये बेसिकली करंट अफेयर वाला ही सेक्शन होता है। यहाँ पे हम ज़्यादातर करंट में जो घटनाएं हो रही है उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जैसे यूएसए के साथ क्या रिलेशन है, यूएसएसआर/ रशिया के साथ हमारा क्या रिलेशन है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ हमारा क्या रिलेशन है, इन पे मेजर फोकस रहता है। और इंडियाज़ इंगेजमेंट विद अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, जहाँ पर हम इंडिया का रिलेशनशिप देखते हैं ईयू के साथ, ब्रिक्स के साथ, आसियान के साथ, एससीओ के साथ, संघाई कोऑपरेशन के साथ, और अफ्रीकन यूनियन, साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ इंडिया के क्या रिलेशनशिप हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं इस यूनिट में। नेक्स्ट पढ़ते हैं इंडिया रिलेशनशिप विद नेबरहुड, मतलब जो पड़ोसी राज्य है या पड़ोसी संगठन है उनके साथ क्या है रिलेशन। जैसे कि हम सार्क पढ़ते हैं, सार्क के बारे में सबको पता ही होगा कि वो 8 राज्यों का संघ है, मतलब 8 देशों का संघ है जो भारत के चारों ओर बसे हुए हैं, ठीक है जी। इनके नाम भी आसानी से याद हो जाते हैं। गुजरात डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी पढ़ते हैं, साथ ही साथ लुक वेस्ट पॉलिसी पढ़ते हैं। ये पॉलिसीज़ किसने शुरुआत की, मतलब किनके द्वारा शुरुआत की गई है, कब शुरुआत हुई है, इन पॉलिसी का अर्थ क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, वो सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ इंडियाज़ नेगोशिएशन स्ट्रेटजी इन इंटरनेशनल रिजीम पढ़ते हैं, जहाँ पर हम इंडिया का रिलेशनशिप यूएन में क्या है, मतलब भूमिका क्या है यूएन में इंडिया की, उसके वो देखते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या भूमिका है, IMF में क्या भूमिका है, एवं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन जगहों पर इंडिया का क्या महत्व या क्या रोल है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस पे भी हमारा फोकस होता है, जहां हम सबसे पहले मैरीटाइम सिक्योरिटी वहाँ फोकस करते हैं। फिर एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं, माइग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल टेररिज्म के बारे में पढ़ते हैं, और साइबर सिक्योरिटी, आज के समय में साइबर सिक्योरिटी भी एक अहम मुद्दा है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जब हम यूनिट 6 पढ़ रहे होते हैं तो इन सारे टॉपिक्स पे हमारा ध्यान रहता है और इन डिटेल हम इनको समझते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, या फिर कहें इंडियन पॉलिटी। इसमें मेनली हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं, उससे संबंधित सारे आर्टिकल, सारे पार्ट और सारे शेड्यूल समझने की कोशिश करते हैं। इस यूनिट में हम पहले पढ़ते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, जो भारत का संविधान है उसका निर्माण किस प्रकार हुआ था वो समझते हैं। कॉलोनियल हेरिटेज एंड कंट्रीब्यूशन इंडियन नेशनल मूवमेंट टू मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहले हम जो उपनिवेश काल में हमारा जो हेरिटेज है, ब्रिटिश रूल का जो हेरिटेज है उसको समझते हैं, और साथ ही साथ जो कंट्रीब्यूशन है हमारा नेशनल मूवमेंट का उसको समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ते हैं कि क्या इसका कंपोजिशन था, क्या आइडियोलॉजिकल मोरिंग्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स पे हमारा फोकस रहता है, और जानते हैं कि किस प्रकार से हमारा संविधान बनने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनी भूमिका अदा की थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, ठीक है जी। और इस टाइम पीरियड पे कितनी मीटिंग्स हुई थी, कौन सी मीटिंग इंपॉर्टेंट थी, किस व्यक्ति ने क्या रोल अदा किया, ठीक है जी। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में समझते हैं, नेहरू रिपोर्ट के बारे में समझते हैं, बहुत कुछ है जो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे पीएमबल कहते हैं। पीएमबल को इन डिटेल समझते हैं, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है सॉवरेनिटी, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक,
5 एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है जी। फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक लिखे गए हैं और इनको इन डिटेल पढ़ते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP, इसके बारे में पढ़ते हैं, ये पार्ट 4 में है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया पढ़ते हैं, जहां हम डेमोक्रेसी, सोशल चेंज, नेशनल यूनिटी, चेक एंड बैलेंस, बेसिक स्ट्रक्चर डिबेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है जी। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से संवैधानिक संशोधन है, ठीक है जी। जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा उसको लीगल राइट बना दिया गया, जो आज आर्टिकल 300A है। तो इस तरह के बहुत सारे अमेंडमेंट, रीसेंट अमेंडमेंट पूछ लिए जाते हैं, जो जैसे कि 101, 102, 103, 104, 105 क्या है और किस चीज़ की बात करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव, मतलब संघीय या केंद्रीय सरकार, जहाँ पे हम प्रेसिडेंट पढ़ते हैं। इनसे संबंधित आर्टिकल्स, इनके पावर के बारे में जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। इंपॉर्टेंस आर्टिकल और पावर्स के बारे में जानते हैं। यूनियन पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर के ऊपर हमारा फोकस होता है। रोल, फंक्शन एंड पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पढ़ते हैं। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो हम यहाँ जानते हैं कि पार्लियामेंट सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेल से नहीं बनता, बल्कि राष्ट्रपति भी एक अहम कड़ी है जो प्रेसिडेंट फॉर्म करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हम यहाँ पढ़ते हैं वो है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिफॉर्म। आजकल इन टॉपिक्स में से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट भी इंपॉर्टेंट है, पर इनसे क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इनके बारे में हम समझेंगे कि इनका मतलब क्या है और ये किस तरह से, इनके एम और ऑब्जेक्टिव क्या है इन चीज़ों के। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव इन अ स्टेट, जहाँ पे हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं, चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। या कहें हम यहाँ पे 2 फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन कौन से स्टेट है जहाँ पर दोनों भाग हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं, ठीक है जी। फेडरलिज्म इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ते हैं। यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग सेंटर फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों रखा गया, सेंटर क्यों स्ट्रॉन्ग है। असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, फेडरल प्रोविजंस एंड अडेप्शन के बारे में पढ़ते हैं। रोल ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, साथ ही साथ इंटर स्टेट काउंसिल और इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल है जो भारत को क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म, भारत के फेडरलिज्म को डिफाइन करते हैं, और साथ ही साथ वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिटरी प्रिंसिपल भी डिफाइन कर रहे होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। वो सारी चीज़ें हम यहाँ समझते हैं। जैसे आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर कहीं ना कहीं यूनिटरी फीचर्स को डिफाइन करता है, ये समझते हैं जी। बहुत कुछ और जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत जरूरी है जी। देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है ना, इनकी वजह से ही चल रही है, इलेक्शन के बेस पे ही चल रही है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म, ये रिफॉर्म, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये वाला सेक्शन पढ़ते हैं। साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन फंक्शंस एंड रिफॉर्म्स, यहाँ पे हम जब लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड MNC के बारे में पढ़ते हैं। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैच्यूटरी बॉडीज़, इस समय आज के दौर में इनसे संबंधित क्वेश्चन भी बहुत पूछे जा रहे हैं कि कौन कौन सी बॉडीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कौन कौन सी बॉडीज़ है जो स्टैच्यूटरी बॉडीज़ है, उनके ऊपर सवाल आता है। जैसे कैग के ऊपर सवाल आता है, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड STs, इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फॉर वुमेन्स एंड नेशनल कमीशन फॉर, मतलब इनके ऊपर भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। एक वर्ड मिस हो रखा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो कमीशंस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, जैसे कि कैग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है जी।
नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन्स एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इनसे संबंधित आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं, सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट जो यूनिट है हमारे सिलेबस में है वो है यूनिट 8 पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया। यहाँ हम स्टेट इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट जो पहला टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं, जहाँ हम पढ़ते हैं कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है, डेवलपमेंट प्लानिंग मॉडल कैसा है, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP जो 1991 में अडॉप्ट की गई थी, PV नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी उस समय, और ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इस तरह के टॉपिक्स पे फोकस करते हैं, इनको इन डिटेल समझते हैं। प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीयकरण की प्रक्रिया, जहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस के बारे में जानते हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इनसे। यहाँ पर हम रीजनल, ट्राइब, कास्ट, रीजन एंड लैंग्वेज बेस्ड जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है उसको इन डिटेल समझते हैं, और साथ ही साथ सोशल मूवमेंट। ये दो सेक्शन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम सभी दलित मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स, वुमेन मूवमेंट्स, फार्मर मूवमेंट्स एंड लेबर मूवमेंट्स को इन डिटेल पढ़ते हैं, जो आज़ादी से पूर्व भी हुए थे और जो आज़ादी के बाद हुए हैं, इवन जो रिसेंट हो रहे हैं उनको इन डिटेल में समझते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, जहाँ पे हम नॉन पार्टी सोशल फॉर्मेशन, NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोशल एक्शन ग्रुप्स, इनको इन डिटेल समझते हैं। और जब हम रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट की बात करते हैं। यहाँ पे हम फजल अली कमीशन के बारे में पढ़ते हैं, JVP कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। मतलब जो इंडिया में स्टेट्स है आज के समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वो कैसे फॉर्म हुए हैं उसको जानते हैं। ठीक है जी। स्टेट्स एज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिट को पढ़ते हैं, और सब स्टेट रीजन्स, रीजनल डिस्पैरिटीज एंड डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स, एक ये टॉपिक है जी जो आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है कि नए स्टेट्स की डिमांड कहाँ पे हो रही है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में मैंने पढ़ा था हरित प्रदेश की मांग हो रही है। ठीक है जी। बिहार से मिथिलांचल की मांग हो रही है, असम से बोडोलैंड, और महाराष्ट्र से विदर्भा की मांग हो रही है। तो इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कौन कौन सी डिमांड चल रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जेंडर एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, जहाँ पर हम इश्यू ऑफ इक्वालिटी एंड रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, यानी कि मेल फीमेल रेशियो को चेक करते हैं, और साथ ही साथ ये जानते हैं कि जो पॉलिटिक्स है उनमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का कितना योगदान है या उनको कितनी अहमियत दी जा रही है। ठीक है जी। आइडियोलॉजी एंड सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि इस समय इंडिया में कितने नेशनल पार्टीज हैं। ठीक है जी। कौन सी पार्टी कब फॉर्म हुई थी। नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज, इन दोनों चीज़ों पे सवाल आते हैं। स्टेट पार्टीज भी पूछ ली जाती है कौन सी पार्टी कब फॉर्म हुई थी, इवन इनके सिंबल्स भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा सिंबल किस पार्टी का है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम पार्टिसिपेशन, कंटेस्टेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स, इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, इनको इन डिटेल में समझते हैं। ठीक है जी। और जो नेक्स्ट यूनिट है हमारे सिलेबस में वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे तो पब-एड, पब्लिक एड एक सेपरेट सब्जेक्ट है, पर बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हमें ये भी पढ़ना पड़ता है और बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ पे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग एंड एवोल्यूशन पढ़ते हैं, मतलब इसकी शुरुआत पढ़ते हैं, कहाँ से ये शुरू हुआ और कैसे ये एज अ सब्जेक्ट, एज अ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट फॉर्म हुआ। ठीक है जी। साथ ही साथ हम पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं, इन दोनों के बीच में। ठीक है जी। और नेक्स्ट अप्रोचेस पे हमारा फोकस होता है, जहाँ पर सिस्टम थ्योरी पढ़ते हैं कि ये थ्योरी किसने दी है, क्या बताया इस थ्योरी में। डिसीजन मेकिंग थ्योरी पढ़ते हैं, इकोलॉजिकल अप्रोच पढ़ते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे FW रिग्स का नाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स, जहाँ पर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, टेलर की थ्योरी है उसके बारे में पढ़ते हैं। रैशनल चॉइस थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन एरा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
ये दो वो यूनिट है जहाँ से सवाल आते ही, मतलब दो सेक्शन है इस यूनिट के जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इतने सारे अप्रोचेज और थ्योरीज हैं, कंसेप्ट्स हैं कि इनमें से एक सवाल तो बनता ही बनता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पब्लिक एड की तैयारी कर रहे हो तो इन दो मतलब पार्ट्स को, इस यूनिट के इन दो भागों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ते हैं टेलर की, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी पढ़ते हैं मैक्स वेबर की, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी पढ़ते हैं एल्टन मेयो की। ठीक है जी, इन सारे थिंकरों पे हमारा ध्यान होता है, इन्होंने क्या क्या बोला है इन थ्योरी में वो पढ़ते हैं, इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स पे फोकस करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप एंड मोटिवेशन। मोटिवेशन थ्योरी को इन डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है जी, बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने मोटिवेशन थ्योरी की बात की है, वो पढ़ते हैं। उसके उपरांत हम इस यूनिट में जो पढ़ते हैं वो है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, जहाँ पे थ्योरीज एंड प्रिंसिपल पढ़ते हैं, मतलब कम्युनिकेशन थ्योरीज पढ़ते हैं, जहाँ पे चेस्टर बर्नार्ड की प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, चेस्टर बर्नार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इनका जो कम्युनिकेशन पे दिया गया प्रिंसिपल है उससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं। साथ ही साथ MP फॉलेट को पढ़ते हैं इन डिटेल, हम मैरी पार्कर फॉलेट को पढ़ते हैं, इनसे संबंधित सारी बातें पूछी जाती है। साथ ही साथ मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में इन्होंने क्या बोला है वो समझते हैं। ठीक है जी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीटर ड्रकर, इनके बारे में पढ़ते हैं। जो नाम आपको साफ दिखा है ना, इन थिंकर को तो अच्छी तरीके से पढ़ लो, चेस्टर बर्नार्ड, मैरी पार्कर फॉलेट, पीटर ड्रकर, और इन थ्योरीज, मतलब ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो टेलर की है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी मैक्स वेबर की है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एल्टन मेयो की है, तो इन थिंकरों को इन डिटेल समझ लो कि इन्होंने इन थ्योरी के बारे में क्या कहा है। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो नेक्स्ट यूनिट है हमारे सिलेबस में वो है यूनिट 10, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया में हम सबसे पहले गवर्नेंस के मीनिंग को समझते हैं, साथ ही साथ एक गुड गवर्नेंस वाला कंसेप्ट है, इसको इन डिटेल समझते हैं। यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, रोल ऑफ स्टेट, सिविल सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। देखिए, रोल ऑफ स्टेट, सिविल सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, इन सभी के रोल को समझते हैं गुड गवर्नेंस के लिए। ठीक है जी, साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, आज के समय में गवर्नेंस को बढ़िया बनाने के लिए अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, यहाँ पे हम इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर चेक एंड बैलेंस के बारे में पढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, जो लेजिस्लेटिव का कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव के ऊपर वो समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कंट्रोल्स के बारे में पढ़ते हैं। कंट्रोल थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज़, यहाँ हम पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है जी, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी स्थापना कब हुई है। ठीक है जी, और क्या उनका फॉर्मेशन है। ठीक है जी, वो पढ़ते हैं। साथ ही साथ जुडिशियल कंट्रोल ओवर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, वैसे तो 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों का क्या रोल है देश में, उसके बारे में इन डिटेल समझते हैं हम। एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर गुड गवर्नेंस, जैसे कि ये पूरे का पूरा सेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है जी। RTI के बारे में पढ़ते हैं कि RTI कब आया था, क्या इसका रोल है, किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। सिटीजन चार्टर इंपॉर्टेंट है। ग्रीवेंस रेडरेस सिस्टम, ठीक है, जिसमें ओम्बुड्समैन, लोकपाल और लोकायुक्त, ये तीनों जी बहुत ज़रूरी है। एक सवाल तो पूछ ही लिया जाता है इन तीनों में से किसी एक पे। ठीक है जी, इस यूनिट में ये 3 बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए। ग्रास रूट गवर्नर, जहाँ पे हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड देयर फंक्शन पढ़ते हैं, इसमें हम अमेंडमेंट पढ़ते हैं। इससे संबंधित जो कमेटीज़ है, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, JVP कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, PK थुंगल कमेटी, ये सारी कमेटियाँ पढ़ते हैं और इन्होंने क्या क्या बताया है।
वो सारी चीज़ें हम इन डिटेल समझते हैं, ठीक है जी। 3 टायर सिस्टम है जो हमारे पंचायती राज का, वो समझते हैं। इवन ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि किसने बात की थी 2 टायर सिस्टम की, जहां अशोक मेहता कमेटी का नाम आता है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट नेक्स्ट टॉपिक है, जहां पे हम डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के ऊपर फोकस करते हैं। प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, ई गवर्नेंस एंड नीति आयोग। ये देखिए नीति आयोग बहुत ही चर्चित टॉपिक है जी इस यूनिट का, इस पे सवाल आते ही आते हैं। ई गवर्नेंस आजकल करंट चल रहा है। पब्लिक पॉलिसी एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहाँ पे हम पब्लिक पॉलिसी विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू हाउसिंग, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, NHRM और राइट टू एजुकेशन RTE, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये जो 3 मैंने बॉक्स में डाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में निरंतर पूछे जा रहे हैं और पूछे ही जाएंगे। मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ अ पब्लिक पॉलिसी, मैकेनिज्म ऑफ मेकिंग गवर्नेंस प्रोसेस, अकाउंटेबिलिटी, जन सुनवाई और सोशल ऑडिट, इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं, मतलब टोटल 10 यूनिट मैंने आपको बताया जहाँ पे क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे संबंधित सवाल आ रहे हैं। मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ भी 10 के 10 यूनिट एक साथ ही, और बताता हूँ कि कौन से हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन निरंतर पूछे जा रहे हैं। देखिए इस यूनिट को आप कभी स्किप नहीं कर सकते। अगर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो गारंटेड है कि 10 क्वेश्चन यहाँ से होंगे ही होंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूनिट 2 है ना जो पॉलिटिकल थॉट, उसके थिंकरों को भी कनेक्ट करता है। वहाँ पे हम वहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज पढ़ते हैं, जहाँ पे जॉन लॉक, हॉब, रूसो, J.S. मिल, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नोजिक जैसे विचारकों के बारे में पढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं, ग्रामसी के बारे में पढ़ते हैं, लेनिन के बारे में पढ़ते हैं इस वाले यूनिट में, ठीक है जी। और वही थिंकर्स अगले यूनिट में हैं, ठीक है। तो ये दोनों यूनिट एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बहुत सवाल आते हैं इनसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो विचारधाराएं हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं। आजकल रिसेंट मल्टीकल्चरलिज्म, इकोलॉजिज्म और फेमिनिज्म पे सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे अगर थिंकर्स की बात करें तो आप 3 थिंकरों को कभी नहीं छोड़ सकते, हॉब, लॉक, रूसो। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट है, मैंने बताया ही था। इनसे संबंधित एग्जाम में सवाल जरूर आते हैं। ये BA फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी है, वहाँ भी इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है जी। साथ ही साथ आप मैरी वोllstonecraft को नहीं भूल सकते, फर्स्ट फेमिनिस्ट, क्योंकि जब हम फेमिनिज्म पढ़ रहे हैं यूनिट 1 में, वहाँ भी ये अपना रोल अदा कर रही हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट ये फ्रांसिस फैनन, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। इनकी बुक जो मैं बता रहा था, ब्लैक फेस एंड वाइट मास्क, याद नहीं आ रहा था मुझे, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कौटिल्य कभी मत छोड़ के जाना, क्वेश्चन आता ही आता है। अगनसूता, ठीक है जी। बर्नी और मोहम्मद इकबाल से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बड़े कंफ्यूजिंग इन दोनों के द्वारा लिखी गई रचनाएं, समझ में नहीं आती, ठीक है जी। पंडिता रमाबाई इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है पर इनसे सवाल आ रखे हैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है जी। ये मैंने बताया था इनके बारे में। MN रॉय और पेरियार नहीं छोड़ सकते आप, क्वेश्चन आते ही हैं। रॉय का तो बहुत ही ज़्यादा इनके बुक्स पे ज़्यादा सवाल आ जाते हैं। ये जो इंडियन थिंकर्स है ना, इनकी बुक्स अच्छी तरह याद कर लो। अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक PPT बनाऊंगा पूरी की पूरी, ठीक है, क्लास लूँगा आपकी, जहाँ पे इंडियन थिंकर्स की सारों की सेपरेट बुकें होंगी, और जो पॉलिटिकल थॉट वाले थिंकर हैं, हॉब, लॉक, रूसो वाले, उनकी भी बुकों की एक PPT बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि कौन कौन सी बुकें इनकी है। बुक्स याद कर लीजिए ज़रूर, एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन होते ही होते हैं जो इन थिंकरों की बुकों से रिलेटेड निकल ही आते हैं, ठीक है जी। कंपैरेटिव में ये जो इनके अप्रोचेज हैं बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल इकोनॉमी, न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, कंपैरेटिव मेथड, इनसे सवाल आते हैं, ठीक है जी। ये देखिए आए, डिपेंडेंसी थ्योरी, अंडर डेवलपमेंट, इमैनुअल वॉलस्टाइन, मॉडर्नाइजेशन, एडवर्ड सिल्स, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं। एलिटिस्ट थ्योरी, पावर रिलेट में एलिटिस्ट थ्योरी पढ़ते हैं हम, ठीक है जी। आते ही आते हैं सवाल इनसे संबंधित, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस यूनिट में।
जब हम आईआर की बात करते हैं तो हम किसी भी अप्रोच को नहीं छोड़ सकते जी। सारे के सारे अप्रोच बहुत अहम है, हर अप्रोच में बहुत सारे थिंकर हैं, उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, तो इन अप्रोचेस को तो आप कभी नहीं छोड़ सकते, इनसे संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। यूएन को मैं 2 बारी बोल चुका हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में बोला हूँ, आज भी बोला हूँ और पुनः बोल रहा हूँ कि यूएन को ना छोड़ के जाना। यूएन को इन डिटेल समझ लीजिए, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है यूएन से, इसके स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन आ जाता है। ये जो इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि ब्रिक्स, EU, ब्रिक्स, G20, WTO, नॉर्थ साउथ डायलॉग, ब्रेटन वुड्स सिस्टम जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक की बात हुई है, SCO, अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, आसियान, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आजकल क्लाइमेट चेंज पे भी क्वेश्चन बहुत आ रहा है, बहुत सारे ट्रीटीज़ हो रखे हैं, जैसे स्टॉकहोम, जिनेवा, रियो डी जेनेरियो, ये सारे हैं जो एनवायरनमेंट पे हो रखे हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट यूनिट में इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यहाँ पे हमारा ना मेनली ये वाला सेक्शन जो मल्टीपोलर वर्ल्ड वाला सेक्शन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ हमारा क्या रिलेशन चल रहा है इस समय बाकी देशों से, और ज़्यादातर फोकस चाइना, USA और रशिया पे ही होता है। यहाँ पे जो ये एसोसिएशंस है ना, जैसे आसियान हो गया, SCO हो गया, अफ्रीकन यूनियन हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ब्रिक्स हो गया, इनमें हमारा क्या रोल है, किस तरह से हम भूमिका अदा कर रहे हैं। इवन ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये कब इस्टेब्लिश हुए थे, कहाँ है इनका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर तक भी पूछ लिया जाता है जी, एग्जैक्ट डेट पूछ लेते हैं कब ये फॉर्म हुआ है, इनको फॉर्म करने से पहले कौन कौन सी ट्रीटीज़ की गई थी वो पूछा जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है कहीं ना कहीं। और यहाँ पे देखिए दोबारा आ गया वही इंस्टीट्यूशन वगैरह, जैसे सार्क, आजकल इससे थोड़े कम क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके कंपैरिजन में आसियान से क्वेश्चन आते हैं, पर इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये नहीं छोड़ सकते आप। ये छोटी छोटी सी पॉलिसीज़ हैं, लुक वेस्ट, लुक ईस्ट, ठीक है जी, एक्ट ईस्ट, गुजराल डॉक्ट्रिन, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ज़्यादा कंटेंट है नहीं इनका, बड़े आराम से समझ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, टेररिज्म कभी नहीं छोड़ सकते आप, इंटरनेशनल टेररिज्म के बारे में पूछ लिया जाता है। ये दे ही रखे हैं, UN दे रखा है दोबारा, वहाँ भी UN है, यहाँ भी UN है। IR और फॉरेन पॉलिसी लगभग मिश्रित रूप से चलती है, क्योंकि जब हम IR पढ़ते हैं तो उनके ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन के बारे में पढ़ते हैं, एम एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम फॉरेन पॉलिसी वाले सेक्शन यूनिट 6 में पढ़ते हैं तो इंडिया का क्या रोल है, क्या भूमिका है इन ऑर्गेनाइजेशंस में, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों साथ ही साथ चलते हैं। ठीक है जी। लगभग यूनिट 7 बहुत सवाल आते हैं, आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, अमेंडमेंट्स पूछे जाते हैं सॉरी। इस यूनिट से ऐसा लगा लीजिए कि 8 से 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, गारंटेड है। कितने क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, पीएमबल, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंने पहले ही बोला बहुत जरूरी है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्रेसिडेंट की पावर पूछ ली जाती है, जो हमारा इमरजेंसी पावर है ना इनकी, आर्टिकल 352, 356, 360, उससे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। डी पूछ लेते हैं कि कौन सी पावर को अप्लाई करने में कितना टाइम लेना चाहिए, मतलब 2 महीने की स्वीकृति चाहिए या 1 महीने की स्वीकृति चाहिए उसे पास करने से पहले। ठीक है जी। पार्लियामेंट्री कमेटी, इसे मत भूलिएगा, 3 कमेटी हैं, तीनों कमेटियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 2 तरह की कमेटियाँ वैसे, जो एक साइड में 3 कमेटियाँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नर से संबंधित क्वेश्चन आता है, ये LC जो लिखा ना मैंने, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इस पर सवाल आ ही जाता है कि इंडिया में कितने स्टेट हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। ये जुडिशियल रिव्यू, एक्टिविज्म एंड रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जी। फेडरलिज्म में टाइप ऑफ फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे पूछ लिया जाता है कि कंपैरेटिव फेडरलिज्म किसने दिया है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म किसने दिया है, ठीक है जी, बार्गेनिंग फेडरलिज्म की बात किसने की है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं। PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, आगे भी हम पढ़ते हैं यूनिट 10 में, वहाँ भी इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और ये वाला जो सेक्शन है ना अंतिम, ये आज के समय में ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, कब फॉर्म हुई थी, कौन सा आर्टिकल है, और कौन सा बॉडी है जो स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है जी, इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर सोशल मूवमेंट से सवाल बहुत आते हैं। ठीक है जी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से सवाल आते हैं।
ये नए स्टेट की डिमांड कहाँ उठ रही है, इस पे सवाल आते हैं। ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे का पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस डिफाइन करता है ये, ठीक है जी। पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और स्टेट पार्टी पूछ लेते हैं, नेशनल पार्टी पूछ लेते हैं। इस टॉपिक को भी नहीं छोड़ा जा सकता, अहम है ये। जब हम पब्लिक एड की बात करते हैं, मैंने यहाँ आपको बता ही दिया कि थिंकर्स ना छोड़ के जाइए और ना ही ये जो इन्होंने कंसेप्ट दिए हैं, जैसे कि ये वाला 2 सेक्शन। एक तो इस पे ही क्वेश्चन आ जाता है एवोल्यूशन पे, बहुत बार आ गया सवाल। 5 स्टेजेस है इसके, ठीक है जी। वुड्रो विल्सन से लेके न्यू पब्लिक एड तक आने तक में 5 स्टेजेस है, उस पर सवाल आ जाता है और उनको कनेक्ट करने के लिए बोलते हैं, टाइम दे देते हैं और स्टेज का नाम दे देते हैं। नेट में आ चुका है क्वेश्चन इसके ऊपर कई बार, ठीक है जी। ये अप्रोचेस नहीं आप छोड़ सकते, मैंने बता दिया 2 यूनिट, और साथ ही साथ आप यहाँ पे ये नहीं छोड़ सकते। वैसे तो कुछ भी नहीं छोड़ना होता, सब पढ़ना चाहिए ताकि कहीं कसर ना रह जाए, पर अगर थोड़ा स्मार्ट स्टडी पे फोकस करें तो इनको नहीं छोड़ के जाना जी, जो मैं अभी बता रहा हूँ। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की जो आशंका है या कहिए आने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। पीटर ड्रकर, MP फॉलेट, चेस्टर बर्नार्ड, MBO इनका सिस्टम है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सवाल आता ही आता है जी, पूछ ही लिया जाता है। रेनेस लिकट को नहीं छोड़ के जाएंगे, उसका नाम तो है नहीं पर क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर, ठीक है। गवर्नेंस वाले में हम गुड गवर्नेंस के जो 8 प्रिंसिपल, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, पर 8 है, उनको नहीं छोड़ सकते आप, बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। चेक बैलेंस को नहीं छोड़ा जा सकता, चेक एंड बैलेंस को, ठीक है। साथ ही साथ ये RTI, ठीक है, ये वाला सेक्शन, ये मैंने पहले भी स्टार बनाया हुआ है, बहुत ज़रूरी है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म वाला। यहाँ ना आप RTI को छोड़ सकते हो, ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को, ना सिटीजन चार्टर्स को, ना ही ओम्बुड्समैन को। लोकपाल और लोकायुक्त से सवाल आ ही रहे हैं जी, बहुत ज़रूरी है, इनको समझ लीजिए, बहुत आसान है। PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बता ही दिया मैंने, इनके आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं आजकल। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है वो पूछ लिया जाता है। 243A2O है आई थिंक ये, ठीक है जी। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है 243P2ZG तक, ये आर्टिकल्स हैं, इनके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे E-गवर्नेंस और नीति आयोग ना छोड़ के जाना, बहुत ज़रूरी है। मनरेगा, NHRM, राइट टू एजुकेशन, जन सुनवाई, सोशल ऑडिट, ये वो चीज़ें हैं, वो टॉपिक है जो बहुत ही अहम है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए, नेट के पेपर के लिए। अगर आप JRF लाना चाहते हो तो स्मार्ट स्टडी करो, इन चीज़ों को अच्छी तरह से घोट के पी जाओ, इनमें ना फैक्ट्स बहुत सारे हैं, रटने पड़ेंगे। जो समझने वाले कंसेप्ट है वो तो समझने हैं, पर जो रटने वाले वो रट के रख लो। डेट्स बहुत सारी हैं, इवन बुक्स की डेट्स पूछ लेते हैं, कौन सी बुक कब पब्लिश हुई है, ठीक है। तो लगभग मैंने आपको सब बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है, बहुत ज़रूरी यूनिट है ये हमारा नंबर 10। यहाँ से छोटे छोटे टॉपिक है और सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है जी। रिसेंट भी बहुत आता है हमारे पेपर में, करंट अफेयर वाला जो रिसेंट हो रहा है उस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो लगभग 10 के 10 यूनिट मैंने आपको समझा दिया, एक तरह से मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी समझा दिया, जिनको पढ़ना परम आवश्यक है, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।